या PT1 का हम लोगों का जो सिलेबस है वहाँ पर भी यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आज हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं आप लोगों के टर्म का जो न्यू सिलेबस है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सुप्रभात स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के PT1 का सिलेबस ख़त्म हो गया है। उसके बाद मैंने आप लोगों को शाम एक किसान नामक चैप्टर पढ़ाया था। तो वो PT1 के सिलेबस के कंप्लीशन के बाद हम लोगों ने टर्म स्टार्ट किया है। कल मैंने आप लोगों को मतलब आज मैंने शायद हाँ कल ही मैंने आप लोगों को व्याकरण में भी एक नया चैप्टर सर्वनाम स्टार्ट किया है। तो ये एंटायर PT1 के ग्रामर, महाभारत या वसंत में से या टर्म का जो सिलेबस है वहाँ कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आज मुझे आप लोग वहाँ से डाउट्स अपने क्लियर करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का जो आपका न्यू सिलेबस है टर्म का वो प्रोवाइड कर रही हूँ। हालांकि ये बाद में अपलोड हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स मुझसे क्वेरी कर रहे थे, तो सबके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग एक डायरी या कॉपी खोल लीजिए और सिलेबस मैं बोर्ड पर प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बेटा एग्ज़ाम के बारे में प्रियांशु बेटा आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए एग्ज़ाम क्या होता है, आप लोगों ने जो पढ़ा यदि आपने उसको सही तरह से पढ़ा, यदि अभी मैं आप लोगों का एग्ज़ाम लूँ तो आप फिर अभी मुझे बता पाएंगे। तो इसके लिए अननेसेसरीली आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाया गया है वो चीज़ अगर आपने सही से पढ़ लिया है तो एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों सिलेबस नोट कर लेते हैं। टर्म 1 का सिलेबस है हमारा। सबसे पहले वसंत, वसंत में शाम एक किसान, उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसका नाम है चिड़िया की बच्ची। ठीक है, इसके बाद व्याकरण, व्याकरण में सबसे पहले सर्वनाम, फिर विशेषण, हाँ ये सर्वनाम और विशेषण ही है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट
जो है वो है महाभारत। हाँ, गुड आफ्टरनून मुकेश। उसके बाद महाभारत, महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर, नेक्स्ट इज शकुनी का प्रवेश, इसको नंबर 3 कर लीजिएगा, शकुनी का प्रवेश। नंबर 2 पर है इंद्रप्रस्थ। দেখা যাচ্ছে এখানটা লিখলে। नंबर 4 चौसर अच्छा, मैं ऊपर लिख रही हूँ, ये ऊपर वाला आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं मिटाऊंगी। 2 मिनट समय दे रही हूँ। चलिए, नंबर 4 महाभारत के लिए, महाभारत के लिए नंबर 4 है चौसर का खेल। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, बंद कीजिए। चौसर का खेल, द्रौपदी की व्यथा। मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को चैप्टर बुक में मिल जाएगा। एंड लास्ट वन इज धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र की चिंता। यहाँ तक आप लोगों का सिलेबस है, नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी नोट करने के बाद, यदि मैंने जैसे आप लोगों को इत्तला की कि पढ़ाए गए सिलेबसेस में से कहीं भी किसी को अगर कोई प्रश्न करना है तो वो पूछिए। उसके बाद मैं नए चैप्टर की शुरुआत करूँगी। तो पहले आप पूछ लीजिए, अगर आपको कहीं से कहीं पर भी कोई डाउट है तो मुझसे थोड़ा पूछ लीजिए। तीन जन टाइपिंग कर रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके बाद डाउट क्लियर करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आज ही जिसको जो डाउट है पूछ लीजिए। मैम, जरासंध सिलेबस में क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है का जवाब बेटा मेरे पास नहीं है। सिलेबस में जो जो चैप्टर्स मैंने नोट डाउन यहाँ पे बोर्ड में करवा दिए हैं वही हैं। आप अगर अपने पसंद के लिए चैप्टर को जानने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन सिलेबस मतलब जिससे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे वो सिलेबस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस नॉलेज से वंचित रहेंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप बेझिझक पढ़िए, और पढ़ के अगर डाउट है तो वो भी मुझसे पूछिए। लेकिन syllabus is whatever I have written on the board. Whatever syllabus is supplied to you on the board, that is there for your term 1. Along with that, we include the PT1 syllabus for the term.
So PT1 syllabus included term 1 syllabus makes your term 1 syllabus. Okay? अच्छा बेटा, ग्रामर में व्यंजन संधि का 5वां नियम। अच्छा, और सुरंग कितने दिनों में बना था? और बताइए। व्यंजन संधि का 5वां नियम है, जब त मतलब आधा त का मिलन अगर आधा श से हो तो त आधा त और आधा च और आधा श और आधा छ में बदल जाएगा। जब त का मिलन, आधा त का मिलन जो है आधा श से हो या आधा त से हो तो च, आधा च और आधा श जो है वो छ में बदल जाएगा। ठीक है? जब त या द के साथ च या छ का मिलन होता है तो त या द की जगह पर आधा च बन जाता है। देखिए, इन नियमों को लेके आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये हम लोग यहाँ तो पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में हम फिर से जो है इन चैप्टर्स की पुनरावृत्ति करेंगे। हम लोग क्लास 8 में जो है फिर से हमारा ये जो मतलब संधि का चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, वहाँ और डिटेल्स में लिखा है, तो आपके डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैंने जो बताया उम्मीद है ये रिवाइज करके आपको ये याद आ गया होगा। और बताइए। और कोई डाउट है किसी को? देखिए, सुरंग का निर्माण कितने दिन में हुआ था ये फिलहाल मुझे याद नहीं है, एक्चुअली मैंने भी देखा नहीं है। मुझे जब मिलेगा तो मैं आप लोगों के ई लर्निंग के क्लास का जो ई पोर्टल में दिया जाएगा उसका जो नेक्स्ट क्लास होगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों को इत्तला कर दूंगी या मैं चैट के ज़रिए भी बता दूंगी। ठीक है ना? विचित्र वीर्य के दोनों बेटे डिसेबल्ड क्यों थे? ईशान, ये किस प्रकार का प्रश्न है बेटा? डिसेबल्ड क्यों थे? ये महाभारत के समय का कथा है, तब क्यों कोई कैसा था, ये इसका जवाब मैं कैसे दूंगी? अजीब बात है। अभी आप मुझसे पूछेंगे मैम ये कोरोना वायरस क्यों हुआ है, सो डू आई हैव एनी आंसर अबाउट दैट? कोई एकेडमिक क्वेश्चन पूछिए बच्चों, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको बार बार नहीं मिलेगा। बेटा सोमदत्ता, ये एक व्यतिक्रम है, जो मैंने आपको चैट में लिखकर बताया था ना, वो एक व्यतिक्रम है। कभी कभी ऐसा होता है, और एक्सेप्शंस, व्यतिक्रम यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन,
ये एक्सेप्शन जो है, ये एक्सेप्शंस ग्रामर का हिस्सा है। आप जो भी पढ़ेंगे वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे। जैसे मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को लिंक का चैप्टर पढ़ा रही थी, आप लोग खुद मुझे बताइए जो नियम दिए गए थे उसके अलावा क्या कुछ ऐसे नहीं थे जो नियम से हटके थे? तो एक्सेप्शंस रहेंगे और वो एक्सेप्शन है, ठीक है। आधा च इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि वो एक्सेप्शन है, हाँ इसीलिए नहीं है, हर जगह के लिए नहीं है, कुछ कुछ में आधा च होगा और कहीं कहीं पर नहीं होगा, जैसे मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। अच्छा सोमदत्ता, कर्ण धर्म पर चल रहा दुर्योधन ओ अच्छा, हाँ हाँ, तुम टाइप भी शशांक बेटा, जैसे लिखते हो कॉपी में टाइप भी गलत कर दिए हो, लेकिन हम समझ गए हैं। अधर्म का साथ दे रहा था, फिर भी उसने उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि जो अर्जुन की माता थी, वो जो कुंती, जो उनकी माँ थी, जो पांडु की स्त्री थी, उनका पहला पुत्र तो कर्ण था, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को अस्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर पांडव की जब से उसको जब मतलब पांडव के साथ रहते हुए उसको जो संतान हुई, उनको तो उसने गले लगाया, अर्जुन को बड़े लाड प्यार से उन्होंने बड़ा किया। तो अगर वो अर्जुन को इतना लाड प्यार दे सकती है, अर्जुन को अपना परिचय दे सकती है, मातृ परिचय दे सकती है, तो उन्होंने कर्ण को क्यों वंचित किया? कर्ण को एक सूत के घर में गरीबों की तरह रखा गया, उन्होंने उसको बड़ा किया। बाद में दया करके जो है दुर्योधन ने उनको अंगराज बना दिया, जिससे कि वो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये तो फिर अर्जुन की मतलब दुर्योधन की कृपा से ही उसको राजा होने का सम्मान मिला, लेकिन उसको किसी के दया से नहीं, उसको जन्मगत तरीके से ये सम्मान मिलने वाला था। ये सभी उसको कुंती की वजह से हुआ था। और कुंती कौन थी? पांडव, मतलब जो पांडव थे उनकी माता थी। तो इसीलिए ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अन्याय के पथ पर चल रहा है, अधर्म के पथ पर चल रहा है, लेकिन उसने उसी को अपना दोस्त बनाया। क्योंकि हिंदी में कहावत है, दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। अगर आपका कोई दुश्मन है और उसी दुश्मन का भी कोई दुश्मन है, तो उन दोनों में आपस में दोस्ती हो ही जाती है, क्योंकि उनका टारगेट कॉमन होता है, ठीक है। और कुछ डाउट है? हाँ हाँ प्रियांशु, बुराई की जीत होते होते अच्छाई की जीत हुई है, ठीक है। तो अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, तो मैं आप लोगों को नया चैप्टर आज शुरू कर रही हूँ। हमारे पास करीब करीब 9-10 मिनट हैं, तो शुरुआत कर सकते हैं हम लोग चैप्टर की। चैप्टर का नाम है चिड़िया की बच्ची। तो चिड़िया की बच्ची चैप्टर को शुरू करने से पहले जो है हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में के जो मतलब राइटर हैं जिनका नाम है जैनेन्द्र कुमार, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग ये जानकारी हासिल करेंगे कि वो प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार, मतलब जो प्रेमचंद एक ऐसे इतने बड़े जो हैं लेखक थे कि प्रेमचंद से ही युगों के नाम रखे गए, कि प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर मतलब प्रेमचंद के बाद। तो वो प्रेमचंद के बाद वाला जो युग था, उस युग के उपन्यासकार थे। उनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1904 में और 24 दिसंबर 1911 में उनका देहांत हुआ है, ठीक है। और ये जो है मतलब 1977 में उनका देहांत हुआ है। ये जो व्यक्ति थे बहुत ही एक मतलब पहुँचे हुए उपन्यासकार थे। इनका उपन्यास के जगत में बहुत नाम था, कहानी, उपन्यास सभी इन्होंने लिखे हैं। और इनके लिखने का एक स्पेशल स्टाइल है, ये मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक हैं। मतलब इन्होंने, जैसे प्रेमचंद जी के नाम पर एक परंपरा चालू हुई है, इन्होंने भी एक नई परंपरा को स्थान दिया है। इन्होंने एक नई परंपरा चालू की है जिसका नाम है, क्या नाम है? मनोविश्लेषणात्मक परंपरा। मनोविश्लेषण यानी मन की स्थितियों का, यानी जो हमारा मानसिक मतलब क्या बोले आपको, साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस का,
देखिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं, क्या करते हैं, एक कहानी को लेते हैं, हम उसके बारे में जो भी टॉपिक्स हैं जो वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके पात्र हैं, चरित्र हैं, ये सब पढ़ते हैं, उसमें कैसे कैसे हो रहा है घटनाओं को, जो मतलब जो वर्णन किया है, जो लिखा है, हम उसी मीनिंग को समझ लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसी रचनाएं होती हैं, मतलब इनसे जैनेंद्र कुमार जी से पहले तो ऐसे किसी रचना का नाम भी हम लोगों ने नहीं सुना था जहाँ पर ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये क्यों घट रही है, मन के अंदर कौन सी फीलिंग है जिसके लिए घट रही है, ये मतलब तब किसी ने सोचा नहीं था। लाइक कि आप कहेंगे कि मैडम ये तो गलत है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, तो एक कहानी में आपको बताया जा रहा है वो ऐसा हुआ, व्यक्ति ने चोरी किया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन किसी ने क्या ये सोचा कि इस चोर ने चोरी क्यों की? दैट इज कॉल्ड अ साइको एनालिसिस, इसी को मनोविश्लेषण कहते हैं। तो चोर ने चोरी इसलिए किया क्योंकि शायद उसके घर में अभाव था, क्योंकि शायद उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई थी, या फिर उसको आसपास ऐसा ही माहौल मिला था जिससे उसको चोरी करना गलत है, पाप है, ये उसको समझाया ही नहीं गया था। सो ये इस टाइप का साइको एनालिसिस जो है, इसकी प्रक्रिया मन के अंतर मन में क्या गहराइयों में क्या चल रहा है, क्या भूचाल आया है, उनके मन में क्या फीलिंग आ रही है, इन सभी चीज़ों का विश्लेषण जो है जैनेंद्र कुमार की रचनाओं में हमको प्राप्त होता है। ऐसे थे जैनेंद्र कुमार। और जो है इन्होंने अपने पात्रों की सामान्य गति से सूक्ष्म संकेतों की निहिति में खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत किया है। मतलब उनके नॉर्मल से दिखने वाले एक्टिविटीज़ का सूक्ष्म, यानी बहुत ही, जैसे बाल की खाल निकालना कहते हैं ना, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसका विश्लेषण किया है। उनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं इसी कारण संयुक्त होकर उभरती हैं। मतलब उनके पात्र जो होते हैं, उनका जो चारित्रिक मतलब विशेषता है, उनका जो कैरेक्टर स्केच है, आप देखेंगे कि वो एक साथ दो चीज़ों को दर्शा रहे हैं। हो सकता है कि वो ऊपर से हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार वो जो है लिखा करते थे। जैनेंद्र जो भी लिखते थे वहाँ पर मतलब घटना पर बहुत कम ही बल दिया करते थे, घटना पर बल न देकर उसके मानसिक स्थिति पर ज़्यादा बल देते थे। उनके चरित्रों की प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं के निर्देशक सूत्र ही मनोविज्ञान और दर्शन का आश्रय लेकर आए थे। मतलब वो किस प्रकार से जो है उन्होंने उनके जो कैरेक्टर्स है उनका मनोविश्लेषण करते थे कि मतलब कैसे वो इस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा होता है, या उनके इस कार्य को देखते हुए सामने वाला उसके मन में क्या चल रहा है, ये मन के अंदर के फीलिंग्स को। सपोज़ कि आपने अपने पिता या माता से कुछ चीज़ की डिमांड की और आपके पेरेंट्स ने आपको उसके लिए मना कर दिया, तो कोई कहानी आपको केवल यही दिखा सकता है, लेकिन जैनेंद्र कुमार जैसे लेखक को क्या दिखाते हैं कि उसको मना करने के पीछे आपके पेरेंट्स का क्या साइको एनालिसिस था और आपका क्या साइको एनालिसिस तब चल रहा है जब आपके पेरेंट्स ने मना किया। फिर जब आपके पेरेंट्स आपको बुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है इतना आप कर सकते हैं और मैंने जो मांगा आपने वो मुझको नहीं दिया, क्या ये मन के अंदर नहीं चल रहा है? तो यही चीज़, और पेरेंट्स भी तब ये सोच रहे हैं कि बच्चे को मना करने के बाद खाने पे बुला के उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं मेरा बच्चा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, शायद इसको मेरे मजबूरी के बारे में मालूम ही ना हो, है ना। तो इस प्रकार का जो है भूचाल जो हमारे अंदर चलता है, जो हम दर्शाते नहीं हैं, ऊपर ही ऊपर हम कुछ और दर्शाते हैं लेकिन अंदर कुछ और चलता रहता है, इसी को जो है उन्होंने दर्शाया है। इसके अलावा उनको सम्मान जो मिला है ये है सन 1972 में 71 में उनको जो है पद्म भूषण का पुरस्कार मिला है, और उसके बाद उनको जो है उसी साल नहीं, उसके 7-8 साल बाद उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये पद्म भूषण क्या सम्मान है? हमारे देश में 3 प्रकार के पद्मा अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं। तो ये जो पद्मा अवार्ड्स होते हैं ये किस लिए दिए जाते हैं कि मतलब इंसान ने अगर किसी भी फील्ड में, चाहे क्रीड़ा के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, कहीं पर भी अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसके ऊपर बेस करके दिए जाते हैं। ये बहुत ही गौरव की, बहुत ही सम्मान की बात होती है
ऐसे 3 पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक होता है पद्मश्री, दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो होता है सबसे ज़्यादा सम्मान वाला अवार्ड होता है। तीनों ही सम्मान के अवार्ड हैं, तो इनमें भी कैटेगरीज हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह। तो जो सेकंड नंबर पे है वो है पद्म भूषण, और इन जैनेंद्र कुमार जी को यही पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उन्हीं के द्वारा ऐसे ही एक मनोविश्लेषणात्मक चैप्टर चिड़िया की बच्ची है, जिसको हम पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में। आज के लिए इतना ही। कोई अगर डाउट है तो बोलिए, और अगर नहीं है तो हम कक्षा समाप्त करेंगे। अच्छा, आभास कुछ बोलना चाह रहा है, देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ बाय बेटा, स्टे सेफ। चलिए, तो हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप लोग अच्छे से रहिए, और जो भी डाउट्स हैं जैसे भी आप लोग मुझे बताते हैं वैसे बताएंगे। फिर अगले हफ्ते लाइव क्लास में मुलाकात होगी, और पूरे हफ्ते ई पोर्टल के ज़रिए आपसे मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।